प्रिय छात्रों, आज हमारा जो विषय है वो शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी पर केंद्रित है। आप लोगों ने इससे पहले शिक्षा के विभिन्न आयाम, शिक्षा का अर्थ आदि के बारे में अपने विस्तृत अध्ययन आप लोगों ने किया है। उसी का एक पहलू है सीखना, लर्निंग, जिसको कि साइकोलॉजी की भाषा में शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अधिगम कहते हैं। शायद हो सकता है अधिगम आप लोगों के लिए नया कंसेप्ट हो, लेकिन उसका जो सीधा सा अर्थ है वो सीखना है। सीखने की जो प्रक्रिया है वो, जैसा आप सब लोग जानते हैं, कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अगर हम एजुकेशन मीनिंग को ले, आप लोग भली भांति जानते हैं कि जैसे विवेकानंद जी ने कहा है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी रीच्ड इन मैन। कि जो शिक्षा है वो मनुष्य के अंतर्निहित जो शक्तियां है वो जो पहले से विद्यमान है उनकी अभिव्यक्ति है। इसी ढंग से सीखना और लर्निंग जो कंसेप्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। जैसा हम लोग सब जानते हैं कि जो एजुकेशन का जो कंसेप्ट है उसके अंतर्गत जो लर्निंग पार्ट है वो एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। उसी पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। और जैसे कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, एजुकेशनिस्ट हुए हैं, उन्होंने अपनी अपनी विचारधाराएं व्यक्त की है और उन्होंने जो अधिगम है उसका अलग अलग अर्थ उन्होंने बताया है। अगर हम लोग प्राचीन काल से लेकर के चले, आप लोगों को महाभारत का एक अंश याद होगा जिसमें ये कहा जाता है कि अभिमन्यु ने माता के गर्भ में ही शिक्षा ग्रहण कर ली थी। उन्होंने चक्रव्यूह को भेजने की जो शिक्षा है वो माँ के गर्भ में ही प्राप्त कर ली थी। तो वैसे ही जो अधिगम है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य जहां भी हो, चाहे वो कहीं हो, अधिगम के लिए, सीखने के लिए किसी नियत समय की आवश्यकता नहीं होती है, किसी नियत स्थान की आवश्यकता नहीं होती है, किसी नियत अध्यापक की आवश्यकता नहीं होती है। आप जब चाहें, जहां चाहें और जिस तरह से भी आप चाहें, कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं। इस तरह से हम एक अभिव्यक्ति कर सकते हैं कि हम जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अधिगम है क्या? वास्तव में सीखना क्या चीज है? किसको हम सीखना कहते हैं? अगर हम एक इवोल्यूशन के रूप में ले, हमारी जो अभिव्यक्ति होती है, हम किस तरह से ये माप सकते हैं, किस तरह से हम ये अभिव्यक्त कर सकते हैं कि हमने कुछ सीखा है। एक बच्चा है, जनरली अपने विद्यालय में आता है, शाम को लौट करके घर जाता है, तो उसके माँ बाप, उसके पेरेंट्स, उसके पड़ोसी कैसे ये आभास करेंगे कि हमारा बच्चा विद्यालय से कुछ सीख करके आया है। इसी पर विभिन्न जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने अपनी अभिव्यक्तियां दी है। जैसे वुडवर्थ ने कहा है, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेस इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। वुडवर्थ ने कहा है कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। उन्होंने ये कहा है कि अगर हम कोई नया ज्ञान लेते हैं, कोई नई प्रतिक्रिया हम करते हैं, अगर हम विद्यालय जा रहे हैं, अपने स्कूल जा रहे हैं, हम वहां से कुछ भी चीज जो हमने इससे पहले नहीं सीखी है उसको हम सीख करके आ रहे हैं और हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमने सीखा है। एक एग्जाम्पल के रूप में, आप कभी भी अपने पेरेंट्स को कभी भी प्रणाम नहीं करते हैं और आज आप पहली बार विद्यालय गए हैं, शाम को लौट करके आए हैं और नेक्स्ट डे जब आप उठ रहे हैं और अपने मम्मी पापा को प्रणाम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मम्मी पापा को लगेगा कि हमारा बच्चा क्या है, विद्यालय से कुछ सीख करके आया है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? जनरली ऐसा होता है हमारे व्यवहार में परिवर्तन के कारण। जैसे कि नेक्स्ट जो आपका डेफिनेशन आप देख रहे होंगे, गेट्स ने दी है, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड ट्रेनिंग। गेट्स महोदय कहते हैं कि अधिगम क्या है? हमारे व्यवहार में परिवर्तन है, मॉडिफिकेशन है, चेंजेस है, थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग और अनुभव के साथ हम जो कुछ भी सीखते हैं, जैसे जैसे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है तो हमें ये लगता है कि हम क्या है, कुछ सीख रहे हैं। इसी ढंग से गिलफोर्ड महोदय ने कहा है, लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर। गिलफोर्ड कहते हैं कि हमारा जो व्यवहार है उसमें व्यवहार परिवर्तन के कारण जो चेंजेस आते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। यानी हमारा व्यवहार, जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई प्रतिक्रिया करते हैं और जब हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन आए तो हम ये एहसास करते हैं, हम ये अनुभव करते हैं कि हमने कुछ सीखा है। या जो आपके सामने वाले हैं, जो आपके अध्यापक है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके पड़ोसी है, आपका समाज है, वो ये अनुभव कर लेता है
कि आपने कुछ सीखा है, क्योंकि आपके व्यवहार में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। तो चेंजेस इन बिहेवियर और मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर ही क्या है, आपका अधिगम है। इस ढंग से स्किनर महोदय ने कहा है, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन। प्रोग्रेसिव यानी लगातार। देखिए स्किनर महोदय ने एक और बात उसमें कह दी है कि आपके व्यवहार में परिवर्तन तो होना चाहिए, लेकिन वो व्यवहार परिवर्तन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूएशन होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन हो गया है और कल क्या है, फिर आपका वो व्यवहार परिवर्तन उसी स्थान पर आ गया है। इसलिए उन्होंने कहा है कि आपका क्या होना चाहिए, वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए, लगातार उसमें वृद्धि होनी चाहिए। इसी ढंग से क्रो एंड क्रो ने कहा है, लर्निंग इज द इक्वेशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। हमको क्या है, हमारी जो आदतें हैं, हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो एटीट्यूड है, उनको हमको एक्वायर करना, उनको प्राप्त करना ही हमारा क्या है, अधिगम कहलाता है, या हमारा लर्निंग कहलाता है। अब इस ढंग से हम ये बात कह सकते हैं कि एक सीधे से शब्दों में है, हमारा ये क्लियर हो जाता है कि अधिगम मीन्स सीखना। सीखने से तात्पर्य हमारा यह है कि जब भी हमारा व्यवहार है, जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो हम ये महसूस करते हैं कि हमने कुछ सीखा है। इस तरह से साधारण शब्दों में अभी तक जो एक टर्म्स था अधिगम, अधिगम का अभिप्राय आप लोग क्लियर समझ चुके होंगे। जब किसी व्यक्ति के, किसी बच्चे के व्यवहार में किसी भी ढंग का परिवर्तन होता है, तो हम ये मानते हैं कि हमारे बच्चे ने कुछ सीखा है। जैसा आप सब लोग जानते हैं, एजुकेशन में भी आपने देखा होगा कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है, तो उसका जो दिमाग होता है, उसका जो माइंड होता है, वो क्या होता है, एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, कोरे कागज की तरह होता है। और एक अध्यापक, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी उसमें जो चाहे वो लिख दे, और वो चीजें जो उस पे लिखते हैं, वो उस पे क्या होता है, एक इंप्रेशन बना देती है, और वही प्रोसेस क्या है, लगातार चलता रहता है। इसी ढंग से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो अधिगम है, सीखने की जो प्रक्रिया है, ये क्या है, एक प्रोसेस है, एक परिणाम ना होकर के एक प्रोसेस है। और कैसी प्रोसेस है, एक कंटिन्यूएशन प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, मॉडिफिकेशन की प्रोसेस है, चेंज की प्रोसेस है, प्रोग्रेसिव की प्रोग्रेस है। इस ढंग से हम कह सकते हैं कि जब हमारे व्यवहार में एक लगातार परिवर्तन होता है, तो हम ये महसूस करते हैं कि हम कुछ सीख रहे हैं। इसको ही साइकोलॉजी की भाषा में, मनोविज्ञान की भाषा में हम इसको अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, कि अधिगम की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। इसमें सबसे पहले है लर्निंग इज ग्रोथ। लर्निंग इज ग्रोथ, कि लर्निंग क्या है, विकास है। हम ये बहुत भली बात जानते हैं कि जब एक बच्चा जन्म लेता है, तो निश्चित रूप से उसके व्यवहार को हम नहीं समझ पाते हैं, और जैसे जैसे उसकी वृद्धि होती है, जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है, वैसे वैसे लर्निंग का जो सिस्टम है, सीखने की जो प्रक्रिया है, वो क्या है, चेंजेस होती रहती है, वो बढ़ती रहती है, क्रमानुसार वो आगे को बढ़ती रहती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लर्निंग क्या है, एक ग्रोथ है। नेक्स्ट है लर्निंग इज एडजस्टमेंट। लर्निंग क्या है, एडजस्टमेंट है। किसी के साथ भी अनुकूलन करने की प्रक्रिया को हम लर्निंग कहते हैं, अधिगम कहते हैं। कहीं पर कोई स्थितियां होती है, जहां पर की कोई नई परिस्थिति है, वहां पर अपने आप को ढालना, उस परिस्थिति के अनुरूप ढाल देना, या तो फिर उस परिस्थिति को अपने अनुकूल परिवर्तित कर देना भी क्या है, अधिगम का रूप है, सीखने की प्रक्रिया है। लर्निंग इज पर्पजफुल। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि सीखने की जो प्रक्रिया है, वो क्या है, पर्पजफुल होनी चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। बिना उद्देश्य के सीखने की जो प्रक्रिया है, वो पूर्ण नहीं मानी जाती है। ये माना जाता है कि जब भी हम कुछ सीखते हैं, उसके पीछे हमारा कोई ना कोई उद्देश्य छिपा हुआ रहता है। बिना उद्देश्य की सीखने की प्रक्रिया या शिक्षा की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती है। लर्निंग इज इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव। अगर हम ये बात कहें कि अगर एक हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, आप लोगों ने शिक्षा शास्त्र में इसका अध्ययन किया होगा कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो भी हम एक क्रिएशन होता है, वो 3 टाइप होता है। 3H थ्योरी हम उसको कहते हैं। फर्स्ट H इज हेड, सेकंड इज हार्ट, एंड थर्ड वन इज हैंड। जिसको कि हम अगर उद्देश्यों की दृष्टि से हम देखते हैं, तो हम कहते हैं कि कॉग्निटिव, कोग्निटिव एंड साइकोमोटर। पहली जो प्रतिक्रियाएं हुई है, वो सीधे मस्तिष्क पर बेस्ड होती है, और दूसरी जो क्रियाएं हुई है, वो हमारे इमोशन पर बेस्ड होती है, हार्ट पर बेस्ड होती है, और तीसरी जो क्रियाएं होती है, वो हमारे हैंड पर, यानी हाथों पर, क्रियात्मक वो बेस्ड होती है। तो इसीलिए हमने कहा है कि लर्निंग इज इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव। अधिगम, जो सीखने की जो प्रक्रिया है, वो हमेशा दिमाग पर आधारित होती है। हम मस्तिष्क से, जैसा भी हमारा मस्तिष्क चलता है, जैसे हमारी चलती है, उसी ढंग से हम क्या है, सीखने का अनुभव हम लोग करते रहते हैं। और दूसरी बात है क्रिएटिव। क्रिएटिव इन सृजनात्मक, नई चीजों को खोजना, नई खोज करना, या कोई कार्य करना, जो कि हमारे थर्ड एज पर बेस्ड होती है।
इसलिए लर्निंग की जो प्रक्रिया है वो क्या है, इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव है। लर्निंग इज एक्टिव। अधिगम हमेशा क्या होता है, सक्रिय होता है। अधिगम कभी भी निष्क्रिय नहीं हो सकता है। कभी भी हम ये नहीं मानकर चलते हैं कि अधिगम क्या होगा, निष्क्रिय होगा। अधिगम हमेशा सक्रिय होगा। जब हम कोई काम करेंगे तभी हम क्या है उसको, अभी हम आगे इसको अध्ययन करेंगे कि अब जो लर्निंग की जो मेथड्स है उसमें हम इसको अनुभव कर पाएंगे, तो हम सीधा सा कह सकते हैं कि लर्निंग क्या है, हमेशा एक्टिव है। नेक्स्ट है, लर्निंग इज ए प्रोडक्ट ऑफ एनवायरमेंट। वातावरण का निर्माण करना। कहीं पर भी सीखने की जो प्रक्रिया, हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं कि हम किसी एकदम नए इन्वायरमेंट में चले जाए। जैसे कि मैं आपको पहले भी एक एग्जांपल दे चुका हूं कि हम ऐसी सोसाइटी में चले जाते हैं कि जहां पर कि ये परंपरा ही नहीं है कि गुरुजनों को प्रणाम किया जाए, अपने से बड़ों को प्रणाम किया जाए, समाज के लोगों को सम्मान दिया जाए। ऐसी परंपराएं उस समाज में बिल्कुल भी नहीं है। और जब आप वहां चले गए तो आपको वहां पर एक ऐसा वातावरण पैदा करना है, प्रोडक्ट करना है, एक इन्वायरमेंट को ऐसा प्रोडक्ट करना है जिससे कि वो सोसाइटी उससे जुड़ सके। अगर आप ऐसी सोसाइटी में जाते हैं और आप पहले दिन जाकर के अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं, अपने पड़ोसियों को नमस्कार करते हैं, अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, तो निश्चित रूप से आप वहां पर क्या करेंगे, एक नए वातावरण का आप निर्माण करेंगे, जो कि अधिगम का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, लर्निंग अफेक्ट्स द कंडक्ट ऑफ द लर्नर। लर्निंग हमेशा क्या है, जो सीखने वाला है उसको प्रभावित करती है, उसके कंडक्ट को हमेशा क्या करती है, प्रभावित करती है। लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर। अब ये जैसे कि स्किनर महोदय ने कहा है कि लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर। मॉडिफिकेशन मीन्स परिवर्तन, बिहेवियर व्यवहार में। तो अधिगम क्या है, व्यवहार में एक लगातार परिवर्तन है। व्यवहार में परिवर्तन तो है ही, साथ साथ वो क्या होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए कि आज हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन आया है, आज तो हमने कोई काम कर दिया है और कल फिर हमने उस काम को रोक दिया है, तो वो सीखने की प्रक्रिया में नहीं आएगा, बल्कि वो सीखने की जो प्रक्रिया है वो रुक जाएगी। लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सीखना क्या है, एक जीवन पर्यंत में चलने वाली प्रक्रिया है। इवन अगर हम इस बात को कहें, जैसे कि महाभारत का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, अभिमन्यु की अगर हम बात करते हैं तो अभिमन्यु तो जीवन में नहीं बल्कि जीवन से पहले ही मां के गर्भ में ही क्या है, सीखने प्रक्रिया को शुरू कर दिया था। तो हम ये कह सकते हैं कि लर्निंग की जो प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। बच्चा जिस दिन जन्म लेता है और जब तक वो अपने अंतिम क्षणों तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, कहीं ना कहीं से, किसी न किसी से वो क्या है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सीखने की जो प्रक्रिया है, अधिगम की जो प्रक्रिया है वो क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो एक ऐसी प्रक्रिया है कि वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है। वो पूरे जीवन भर, जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार चलती रहती है। हम कुछ ना कुछ, कहीं ना, हम चलते हुए, गाते हुए, सोते हुए, हम जो भी काम कर रहे हैं, हम तो निरंतर क्या है, कुछ ना कुछ उससे सीखते रहते हैं। लर्निंग इज ए प्रोसेस नॉट ए प्रोडक्ट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम कहते हैं कि लर्निंग क्या है, लर्निंग इज ए प्रोसेस। लर्निंग कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि मोबाइल फोन हमारा लर्निंग है या कोई वस्तु है, बल्कि लर्निंग क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। जैसे कि हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि लर्निंग इज पर्पसफुल, सद्देश्य होनी चाहिए। हमारा एक उद्देश्य होता है। अगर हम एक बिंदु से किसी बात को शुरू करते हैं तो वो क्या है, अपने अंतिम बिंदु तक पहुंचनी चाहिए, तभी हम ये मानते हैं कि हमारी क्या हुआ है, लर्निंग हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कि लर्निंग क्या है, एक प्रोसेस है, नॉट ए प्रोडक्ट। तो इससे हम जो अधिगम की जो प्रक्रिया है उसको हम भली बात समझ सकते हैं कि मनुष्य के व्यवहार में, बच्चे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो प्रक्रिया चलती रहती है, हम कभी ना कभी, किसी न किसी से, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। मनोविज्ञान की भाषा में, साधारण भाषा में हम इसको क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं, अनुभव करना कहते हैं कि हम कुछ सीख रहे हैं, हम कुछ अधिगम रहे हैं, हम कुछ लर्न कर रहे हैं। इसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग प्रोसेस। हमारी अधिगम की जो प्रक्रिया है, शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है, इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके द्वारा कि क्या है, हमारी सीखने की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है। इसमें सबसे पहले तो है प्रीवियस लर्निंग। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम सीखना क्या चाह रहे हैं। हमेशा इस बात को हमको ध्यान में रखना होता है कि हम सीखना क्या चाह रहे हैं और या हम क्या सीख रहे हैं। तो सीखते हम वही है जो कि हमको नहीं आता है। जहां तक हम जानते हैं,
कोई भी चीज है, कोई भी एग्जांपल आप एक उठा करके ले लीजिए। सपोज है हम साइकिल चलाना सीख रहे हैं, इसका मतलब हमको इससे पहले साइकिल चलाना नहीं आता है, या हम कार चलाना सीख रहे हैं तो हम मान करके चलते हैं हमको स्कूटर चलाना आता है, मोटरसाइकिल चलाना आता है, साइकिल चलाना हमको आता है, तभी हम क्या है कार चलाने सीखने की कोशिश करते हैं। तो हमारी प्रीवियस जो नॉलेज है वो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है कि हम जिस चीज को सीखना चाह रहे हैं, जिस चीज का हम अधिगम करना चाह रहे हैं, उससे पहले की कौन कौन सी चीजों को हम जानते हैं। अगर हम उससे पहले की जो चीजें हैं उनको भली बात जानते हैं तो हमारी जो सीखने की प्रक्रिया है वो बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही इफेक्टिव होगी, क्योंकि हम उससे पहले की चीजों को सब कुछ जानते हैं। तभी हम आगे की जो प्रक्रिया है उसको हम भली बात समझ पाएंगे। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि हमारा सब्जेक्ट मैटर कैसा है, हमारी जो विषय वस्तु है वो कैसी है। ऐसा न हो कि हमारा जो बच्चा है वो हमारी विषय वस्तु को ना समझ पाए, हमने विषय वस्तु इतनी कठिन रख दी है और जो कि हमारे बच्चे की समझ में नहीं आ रही है। इसलिए हमको विषय वस्तु को भी ध्यान में रखना है कि हमारे विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारे बच्चों की समझ में आ जाए। नेक्स्ट है फिजिकल हेल्थ एंड मैच्योरिटी, कि आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो कैसा है और आपकी समझ कैसी है, मैच्योरिटी कैसी है, आपके अंदर आप कितने मैच्योर्ड है, ये चीज क्या है बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। ऐसा नहीं है कि बच्चा शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, अगर बच्चा शारीरिक रूप से अस्वस्थ है तो निश्चित रूप से अधिगम पर उसका प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि सुकरात ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही क्या है स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तभी उसमें क्या है स्वस्थ आत्मा निवास लेगी। अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो आत्मा भी उसमें वैसी ही रहेगी जैसा कि आपका शरीर है। इसलिए आपको क्या है फिजिकली हेल्थ होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे ढंग से सीखे, अच्छी प्रोग्रेस करे, अच्छे मार्क्स प्राप्त करे, तो निश्चित रूप से हेल्थ भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर होता है जो कि आपके बच्चे के अधिगम को या आपके अधिगम को वो क्या करता है प्रभावित करता है। इसलिए फिजिकल हेल्थ एंड मैच्योरिटी को भी हम ध्यान में रखते हैं कि ये भी एक ऐसा कारक है जो कि आपकी लर्निंग प्रोसेस को ये प्रभावित करता है। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ एंड मैच्योरिटी, और इससे भी महत्वपूर्ण फिजिकल हेल्थ से कहीं महत्वपूर्ण होता है मेंटल हेल्थ, कि आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। बच्चा मानसिक रूप से विकलांग नहीं होना चाहिए, वो मानसिक अस्वस्थ नहीं होना चाहिए। अगर आपका बच्चा या आप स्वयं मानसिक रूप से अस्वस्थ है, मानसिक रूप से विकलांग है, तो निश्चित रूप से आपके सीखने की जो प्रक्रिया है वो बाधित होगी। आप अच्छी तरह से नहीं सीख पाएंगे, जो आप सीखना चाह रहे हैं उसको आप नहीं सीख पाएंगे। इसलिए ये भी एक फैक्टर है कि मेंटल हेल्थ एंड मैच्योरिटी आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। और नेक्स्ट है विल टू लर्न, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आपकी जिस चीज को आप सीखना चाह रहे हैं उसको सीखने की आपकी इच्छा है या नहीं है। तो विल टू लर्न, आपकी सीखने की इच्छा भी एक बहुत ही फैक्टर है कि जो कि आपके शिक्षण की अधिगम की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को क्या है बहुत बाधित करता है। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आपके सामने कोई भी मैटर रख दिया जाए, कितनी ही आसान रूप से उसको रख दिया जाए, सब्जेक्ट मैटर कैसा ही हो, आपका प्रीवियस नॉलेज आपका कैसा ही हो, आपका मेंटल हेल्थ कैसी हो, आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी हो, अगर आपकी सीखने की इच्छा ही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। इसलिए ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है कि बच्चे की या आपकी स्वयं की क्या है सीखने की इच्छा होनी चाहिए, तभी आप क्या है कुछ सीख पाएंगे। नेक्स्ट मोटिवेशन। मोटिवेशन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है कि जिस चीज को आप सीखना चाह रहे हैं उसको प्रेरित करने वाले कौन कौन से, उससे आपको कोई प्रेरणा मिल रही है या नहीं मिल रही है। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम कुछ सीखना चाह रहे हैं लेकिन उसका कोई उद्देश्य ही नहीं होता, उससे आपको कोई फायदे ही नजर नहीं आते हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है जो आपको अभी प्रेरित करती है। इसलिए जब भी हम कोई चीज सीखना चाह रहे हैं, अधिगम की प्रक्रिया को जो हम संपादित करना चाह रहे हैं, तो हमारे सामने क्या बहुत सारी ऐसी चीजें होनी चाहिए जो कि हमको मोटिवेट करे। सपोज हम कोई पाठ पढ़ रहे हैं, हम गांधी जी की कविता पढ़ रहे हैं और हमको थोड़ी देर हमने आधी पढ़ी, उसके बाद हमको ये लगने लगा कि क्या फायदा है गांधी जी की इस कविता को पढ़ने के लिए, है ना, और हम उसको आधे नहीं छोड़ देते क्योंकि उससे हमको कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा। और ठीक यही चीज है, आप पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वहां पर गांधी जी की जो कविता है, गांधी जी की जो आत्मकथा है, वो क्या है आपके पास एक ऐसे के रूप में है। आप कंफर्म है कि आपका जो आगामी एग्जामिनेशन है, पीसीएस का एग्जामिनेशन है, आईएएस का एग्जामिनेशन है, उसमें गांधी जी की जो ऑटोबायोग्राफी है वो क्या है एज ए ऐसे आपके पास आने वाली है, एक निबंध के रूप में आपके आने वाली है, तो आप क्या होंगे उससे मोटिवेट होंगे क्योंकि आपको लग रहा है कि इससे मुझे मार्क्स मिलेंगे और मैं नेक्स्ट जो हमारा एग्जामिनेशन है मैं उसमें बहुत ज्यादा सफल होऊंगा। इसलिए आप क्या है आपको एक मोटिवेशन मिल रहा है, तो आप गांधी जी की जो ऑटोबायोग्राफी है उसको आप बहुत ही अच्छे ढंग से आप उसका अध्ययन करेंगे। तो ये भी एक फैक्टर होता है कि आपको सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें आपका क्या है मोटिवेशन बहुत बड़ा
महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। नेक्स्ट है फटीग। फटीग में थकान। थकान भी बिल्कुल वैसी ही है कि आप अभी कोई काम कर रहे हैं और आप सीखने के लिए आपको कहा जा रहा है या आपके सामने कोई टास्क रख दिया गया, लेकिन आप तो दूसरे कार्य से इतने थक चुके हैं कि आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो थकान भी फैक्टर है एक जो लर्निंग प्रोसेस को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। इसलिए हम जब भी कोई काम करते हैं तब भी हमारा क्या है, हम बिल्कुल फ्री माइंड होने चाहिए, हमारे शारीरिक और मानसिक किसी भी तरह की थकान हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, तभी हम किसी प्रक्रिया को बहुत अच्छी ढंग से समझ पाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो छोटे छोटे विद्यालयों में जब आपने देखा है कि शुरू में साइंस और मैथ्स की क्लासेस रखी जाती है। क्यों? क्योंकि सुबह बच्चा क्या होता है, एकदम फ्रेश होता है, फ्रेश माइंड से वो स्कूल में आता है, तरोताजा रहता है, किसी तरह की थकान नहीं होती है। और आमतौर ये माना जाता है कि गणित और विज्ञान क्या है, कठिन विषय माने जाते हैं, तो उनको टाइम टेबल में सबसे पहले रखा जाता है जिससे कि बच्चे उसको अच्छे ढंग से समझ सके। इसी ढंग से एटमोस्फियर, वातावरण भी प्रभावित करता है। लर्निंग मेथड्स कि आपका वातावरण, पढ़ाई का वातावरण कैसा है। ये नहीं है कि घर में जो है ना आपका टीवी चल रहा है, टेप रिकॉर्डर चल रहा है, गाने चल रहे हैं और आपको जो है ना पढ़ने के लिए कह दिया गया है। तो आप ऐसे वातावरण में भी आप जो अधिगम का कार्य है उसको आप पूरा नहीं करें। आपका वातावरण बहुत शांत होना चाहिए, बहुत सहज होना चाहिए, पढ़ने के अनुकूल होना चाहिए, अध्ययन के अनुकूल होना चाहिए, तभी आप उसको क्या है अच्छे ढंग से सीख पाएंगे, तभी आप उसको अच्छे ढंग से लर्न कर पाएंगे। एटमोस्फेयर भी इसी ढंग से एक फैक्टर है। नेक्स्ट है लर्निंग मेथड। लर्निंग मेथड भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं सीखने की प्रक्रिया में। अब आप कहेंगे मेथड्स का रोल होता है। सपोज है कि आपको कार ड्राइविंग सीखना है, ये मेथड है, सीखने का एक मेथड है कि आपको कार ड्राइविंग सीखना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप ऐसा करना है कि आप सीट में बैठ जाना और आप दाएं पैर से जो है एक्सीलेटर दबा देना, बाएं पैर से आप क्लच दबा देना और गियर को पीछे कर देना। इट्स नॉट पॉसिबल। आप इस कभी भी कार चलाना नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि उसके लिए क्या है, आपका प्रॉपर मेथड होना चाहिए। जब आप किसी चीज को, जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर है, जिस चीज को हम सीखना चाह रहे हैं, उसको लर्निंग का एक व्यवहारिक तरीका होना चाहिए, एक एप्रोप्रिएट मेथड होना चाहिए, जिसके माध्यम से कि आप क्या है बहुत अच्छी ढंग से सीख पाएंगे। अब मैथमेटिक्स अगर हम क्लास में कर रहे हैं और आपके अध्यापक है वो डाइस में खड़े होकर के आपको लेक्चर दे रहे हैं, तो आप मैथमेटिक्स नहीं सीख पाएंगे जब तक आप उसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे। इसलिए सीखने की क्या जो मेथड है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभावशाली फैक्टर होते हैं, जिससे कि हमारी जो शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है वो बहुत प्रभावित होती है। नेक्स्ट, रेडीनेस, तत्परता, कि आप सीखने के लिए जो चीज आप सीखना चाह रहे हैं, जो आप अभिव्यक्ति है, जिस काम को आप करना चाह रहे हैं, उस काम को करने के लिए आप कितने तैयार है, कितने रेडी है, कितनी रेडीनेस आपके अंदर है। अगर आप उस काम को करने के लिए तैयार नहीं है तो निश्चित रूप से आपकी लर्निंग की जो प्रोसेस है वो बाधक होगी। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, पहले रेडी होना है, आप उसके लिए तैयार होना है। आपकी तत्परता के ऊपर आपकी लर्निंग की जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। इसलिए बच्चे को या आपको स्वयं को क्या है सीखने के लिए तैयार रहना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप किसी काम को करने के लिए तैयार होंगे तभी आप उस काम को अच्छे ढंग से कर पाएंगे। नेक्स्ट है एक्साइटमेंट, कि आपका क्या है एक्साइटमेंट, उत्तेजना भी आपके अंदर होनी चाहिए। उस काम को करने के लिए स्फूर्ति आपके अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। आपको ये लगना चाहिए कि मैं कितने जल्दी और कितने अच्छे ढंग से इस काम को संपन्न कर पाऊं। ऐसा नहीं है कि आप आलसी बैठे हुए हैं, आप चुपचाप बैठे हुए, आपको कोई टास्क दे दिया है और आप उसको एक बर्डन मान करके, एक बोझ मान करके आप उस कार्य को संपादित कर रहे हैं, तो उससे भी आपका जो शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो निश्चित रूप से बाधित होगी। तो इसलिए आपके अंदर क्या है एक्साइटमेंट भी होना चाहिए। नेक्स्ट है इंसेंटिव। इंसेंटिव भी बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर बच्चों में। जब तक कि प्रोत्साहन ना मिले, कोई भी काम आप कर रहे हैं, कोई भी चीज आप सीख रहे हैं, अगर आपको उससे कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है तो वो आपको ये लगता है कि आप दोबारा उस काम को करने की आपकी इच्छा नहीं होती है। घर पे हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर क्लास में फर्स्ट आते हैं और हम उनको कोई गिफ्ट देते हैं, कोई उनको इनाम देते हैं, कोई पुरस्कार देते हैं, तो वो निश्चित रूप से अगले बार फिर और ज्यादा मेहनत करते हैं। किसी टेस्ट में अगर कोई बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो वो निश्चित रूप से अगर आप उसको इनाम दे रहे हैं, उसको कोई रिवार्ड दे रहे हैं, तो वो अगली बार भी क्या है अच्छा प्रयास करता है, वो कोशिश करता है कि मेरे अगले बार भी अच्छे मार्क्स प्राप्त हो, क्योंकि उसको ये उम्मीद है कि मुझे क्या है इसका इंसेंटिव मिलेगा, मुझे इसका प्रोत्साहन मिलेगा। इसके बाद है प्रैक्टिस, कि आपकी क्या है कोई भी काम है बिना प्रैक्टिस के वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है। हमारी जो लर्निंग की जो प्रोसेस है तो वो क्या है प्रैक्टिस के ऊपर भी डिपेंड करती है। ये नहीं है कि हमने किसी काम को एक बार किया और उसके बाद उसको छोड़ दिया, तो निश्चित रूप से लर्निंग की जो प्रक्रिया है वो बाधित होगी। इसलिए हमको उसको है लगातार उसको प्रैक्टिस करना चाहिए, एडेप्टेशन होना चाहिए, हमको उसको एक्वायर भी करना चाहिए, वो एडेप्ट भी हमको उसको करना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे फैक्टर्स है
जिनके द्वारा की जो कि हमारी जो शिक्षण की जो अधिगम की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। और जिन पॉइंट्स में हमने डिस्कशन किया है, ये पॉइंट्स को अगर हम भली भांति स्ट्रांगली अगर इनको अडेप्ट करें, इनको हम अपनाएं और इनके द्वारा हम जो हमारे अधिगम की प्रक्रिया है उसको संपन्न करने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप से हमारी जो लर्निंग की जो प्रोसेस है वो बहुत ही फ्रूटफुल होगी, बहुत ही लाभदायक होगी। और हम जो सीखना चाह रहे हैं, जो हम करना चाह रहे हैं, उसको हम बहुत अच्छे ढंग से उसको हम संपन्न कर पाएंगे, उसको हम बहुत ही अच्छे ढंग से एक्वायर कर पाएंगे। और हमारा जो एक लक्ष्य है, जो हमने एक गोल किया है, क्योंकि हमने जैसे बताया कि एजुकेशन क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो कि एक बिंदु से शुरू होकर के और गोल तक पहुंचती है, उस लक्ष्य तक पहुंचती है जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, तभी तो वो प्रक्रिया कहलाती है। अदरवाइज तो वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो एक प्रक्रिया है जो कि शुरू होती है एक बिंदु से शुरू होकर के, जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य तक प्राप्त करने का जो भी सिस्टम है, वो सिस्टम जब हम अपनाते हैं तो वही क्या होती है, प्रक्रिया होती है। तो लर्निंग एक प्रोसेस है, जब हम उस बिंदु तक पहुंचने के लिए हम इन बहुत सारे फैक्टर्स से होकर के गुजरेंगे और हम उनको अच्छे ढंग से एक्वायर करेंगे, अच्छे ढंग से उनको उपभोग करेंगे, तभी हम क्या है अपने लक्ष्य तक आसानी से और बहुत फलीभूत होकर के हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसी ढंग से नेक्स्ट है लर्निंग मेथड्स, कि शिक्षण के अधिगम की कौन कौन सी विधियां, किनके द्वारा हम क्या है बहुत अच्छे ढंग से सीख पाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक कार का एग्जांपल दिया है कि अगर हम कार चलाना सीखने की बात करते हैं या मैथमेटिक्स सॉल्व करने की बात करते हैं और हम लेक्चर देकर के बता रहे हैं कि फलानी प्रॉब्लम्स को ऐसे सॉल्व होना है, कार ड्राइव ऐसे होना है, या इसको ड्राइविंग ऐसे होना है, या रेफरी कंप्यूटर को ऐसे ऑन करना है, अगर हम उसको थ्योरेटिकल बना रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है और ना ही उससे हम सीख पाएंगे। जो सीखने वाला बच्चा है तो वो उसको नहीं सीख पाएगा जब तक कि हम उसको क्या है उसको प्रैक्टिकली नहीं बताएं कि कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट किया जाता है, स्विच ऑन कैसे किया जाता है, यूपीएस कैसे खोला जाता है, सीपीयू को कैसे ऑन किया जाता है, मॉनिटर को कैसे ऑन किया जाता है। जब तक हम ये भली भांति बच्चे को नहीं सिखाएंगे, अगर हम उसको केवल एक सैद्धांतिक रूप से बताएं तो बच्चा उसको सीखने में सक्षम नहीं हो पाएगा। इसलिए लर्निंग के जो मेथड्स है, डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स हैं, जिनको कि हमको अप्रोप्रिएट प्लेस पे, जहां पर भी हमको जिस लगता है कि कौन सा विधि, कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट है, कौन सी विधि उपयुक्त है, उस विधि को हम उसी स्थान पर प्रयोग करें तो हम अच्छे ढंग से सीख पाएंगे। तो लर्निंग के जो डिफरेंट मेथड्स हैं, वो सबसे पहले है लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग मींस करके सीखना। ये आज की डेट में, प्रेजेंट टाइम में या प्राचीन समय में जब भी आप कहें तो लर्निंग बाय डूइंग का जो मेथड है वो सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। ये माना जाता है कि जो भी चीज हम करके सीखते हैं वो क्या है कभी नहीं भूलते हैं। तो लर्निंग बाय मेथड डूइंग का जो मेथड है वो करके सीखना, यानी स्वयं करके सीखना। जिस चीज को हम सीखना चाह रहे हैं उसको हम क्यों ना स्वयं करें। अगर हम एक बता रहे हैं कि किसी कैमरे को कैसे ऑपरेट करना है, मैथमेटिक्स के सवाल को कैसे सॉल्व करना है, और कंप्यूटर को कैसे अपलोड करना है, एलसीडी कैसे चलाना है, डीवीडी कैसे चलाना है, हैंडीकैम कैसे चलाना है, जब तक हम उसको स्वयं नहीं करके देखें तब तक हमारी लर्निंग क्या है वो अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए जो मेथड है लर्निंग बाय डूइंग का जो मेथड है, इसके द्वारा हम क्या है बहुत अच्छे ढंग से जिस काम को हम स्वयं करके सीखेंगे तो निश्चित रूप से हमको एक बार असफलता मिलेगी, दो बार असफलता मिलेगी, लेकिन जब हमको सफलता मिलेगी तो हमारी सफलता क्या है वो कंटिन्यूअस रहेगी और लॉन्ग टर्म में रहेगी। हमेशा के लिए हम क्या है उसको सीख जाएंगे। अगर हम कंप्यूटर ऑपरेट करना एक बार सीख गए हैं तो हम उसको क्या है हमेशा के लिए सीख जाएंगे। इसलिए टीचिंग में भी और लर्निंग में भी जो सबसे अच्छा मेथड है वो लर्निंग बाय डूइंग का मेथड है। नेक्स्ट है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। हम अधिगम का जो प्रक्रिया है उसको हम ऑब्जर्वेशन के द्वारा भी सीख सकते हैं। हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व करके, सपोज है ऑब्जर्वेशन का जो साधारण सा अर्थ है वो ये होता है कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर चल रहा है, आपके एक सहयोगी उसको ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन आप उसको क्या है बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उन्होंने सबसे पहले स्विच ऑन किया है, उसके बाद इन्होंने यूपीएस ऑन किया है, उसके बाद इन्होंने सीपीयू ऑन किया है, मॉनिटर को ऑन किया है, फिर ये काम किया है। तो हम उसके ऑब्जर्वेशन के द्वारा भी हम क्या है अच्छी तरह से सीख पाते हैं। नेक्स्ट है लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट। प्रयोग द्वारा लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटेशन, कि प्रयोग के द्वारा भी लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट का जो मेथड है वो भी बहुत अच्छा मेथड है। और अधिगम की प्रक्रिया में, शिक्षण की प्रक्रिया में इसको भी बेस्ट मेथड माना जाता है कि हम प्रयोग के द्वारा, कि हम क्यों ना स्वयं प्रयोग करें, प्रैक्टिकल करके सीखना। प्रैक्टिकल के द्वारा जो हम सीखते हैं वो भी क्या है ठीक लर्निंग बाय डूइंग का ही एक रूप है लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट। डिस्कशन मेथड इज आल्सो द बेस्ट मेथड, कि हम डिस्कशन के द्वारा कैसे सीखते हैं, किस टाइप से हम उसको सीख पाते हैं। डिस्कशन के द्वारा भी बहुत सारे बिंदु ऐसे होते हैं कि जिसमें आप कंफ्यूजन होते हैं, आप अपने अन्य सहयोगियों से, अन्य लोगों से आप क्या है डिस्कशन करते हैं और उनसे क्या है आप उस चीज को क्लियर कर पाते हैं। नेक्स्ट है रिसाइटेशन मेथड। किसी चीज को रिसाइट करना, किसी चीज को
दोबारा से उसकी क्या करनी है, पुनरावृत्ति करनी है। आप रिसाइट करके भी क्या है, किसी चीज को बहुत अच्छी ढंग से, सपोज है कोई कविता है, आप उसको क्या कर रहे हैं, आपने एक बार उसको पढ़ा है, उसको आप दोबारा पढ़ रहे हैं, आप उसको दोबारा पढ़ रहे हैं, चौथी बार पढ़ रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक लर्निंग का एक तरीका है। नेक्स्ट है इन्विटेशन मेथड, ये भी एक लर्निंग का मेथड है। नेक्स्ट है ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड मेथड जिसमें कि हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर डिस्कशन करेंगे। थॉर्नडाइक महोदय ने ट्रायल एंड एरर को बताया है भूल एवं प्रयास एवं भूल विधि, इसको कहते हैं कि आप कोशिश करें और उसके बाद आपसे क्या होगी, गलती होगी, आप उस गलती में इंप्रूवमेंट करेंगे और उसको दोबारा से, ये प्रोसेस चलती रहती है, आप ट्राई करते रहते हैं और आपसे गलतियां होती रहती है। एक समय ऐसा आता है कि आपकी गलतियां क्या है, समाप्त हो जाती है और आप किसी भी काम को करने में परफेक्ट हो जाते हैं, आप उस चीज को बहुत अच्छी ढंग से सीख पाते हैं। नेक्स्ट है होल विधि। इसमें हमारे पास जो भी सब्जेक्ट मैटर होता है, जो भी हमारी विषय वस्तु होती है, उसको हम एक साथ पूरा अध्ययन करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी चीज है, एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को हम लेते हैं और हम उसमें बहुत सारी विधियों को अपना सकते हैं, हम उसमें डिस्कशन कर सकते हैं, हम उसमें प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ट्रायल एंड एरर करते हैं। बशर्त ये है कि इसको होल मेथड इसलिए कहा गया है कि इसमें जो हमारी विषय वस्तु होती है, हम उस विषय वस्तु को क्या करते हैं, पूरे ग्रुप में लेते हैं और उसका पूर्ण अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है पार्ट मेथड। जैसे होल मेथड है, ठीक इसका अपोजिट पार्ट मेथड, हमारा जो कंटेंट है, हमारी जो विषय वस्तु है, हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है, हम उसको कई भागों में विभक्त कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट में हम उसको विभक्त करते हैं और उसके आधार पर हम क्या है, इसको अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है इंटरवल और स्पेस मेथड। हम जो हमारी विषय वस्तु है उसको छोटे छोटे ग्रुप में बांट करके उसमें बीच में हम क्या करते हैं, इंटरवल करते हैं, स्पेस करते हैं। हम इस ढंग से उसका अध्ययन करते हैं कि हमने, सपोज है हमारे पास 12 लाइन की कविता है, मैंने पहले 3 लाइनें उठा दी, 3 लाइनों को हमने बहुत अच्छी ढंग से एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद हम थोड़ा सा इंटरवल लेते हैं, थोड़ा सा एक गैप करते हैं, जिससे कि बच्चा क्या है, उसको समझ पाए। इस गैप में हम उसको रिकैप भी कर सकते हैं, बच्चे से पुनरावृत्ति भी उसकी कर सकते हैं। हम ये जांच लेते हैं कि जितना हमने अध्ययन किया है वो बच्चे की समझ में आया है या नहीं आया। उसी के बाद हम क्या है, आगे वाले पोर्शन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस और मास मेथड। इसमें हम क्या है, जो हमारे अध्ययन की जो पार्ट है हमारा, उसको हम क्या है, सीधे सीधे हम आगे बढ़ते रहते हैं और वो पूरा एक साथ मास के रूप में वो पूरा अध्ययन हम उसका करते रहते हैं। तो ये लर्निंग क्या है, डिफरेंट टाइप के मेथड्स है जिन पर हमने डिस्कशन किया। इसके बाद है कर्व्स एंड प्लेटियस ऑफ लर्निंग। जो भी चीज हम सीख रहे हैं, सीखने की जो प्रक्रिया है, उसको हमने थोड़ा सा ग्राफ के द्वारा, कर्व्स के द्वारा, ग्राफ्स के द्वारा हम उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि जब हम सीखते हैं तो किस किस रूप में हम अध्ययन करते हैं, किस ढंग से हमारी सीखने की जो प्रक्रियाएं हैं वो संपन्न होती है और हम उनको क्या क्या नाम, उनको किन किन नामों से हम उनको संबोधित करते हैं। तो जो सीखने जो कर्व होते हैं उनमें है स्ट्रेट लाइन कर्व है, कॉन्वेक्स कर्व है, कॉनकेव कर्व है और कॉम्बिनेशन टाइप का, इस 4 तरह के जो कर्व है उनका हमने इसमें डिस्कशन किया है। फर्स्ट वन है स्ट्रेट लाइन कर्व, यानी सीधी लाइन वाला जो कर्व है। सीखने की जो प्रक्रिया, हम इस ढंग से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप ये देख रहे होंगे, इस साइड में आप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है क्वांटिटी ऑफ लर्निंग, इधर लिखा हुआ है ट्रायल एंड प्रैक्टिसेस, और ये टाइम का भी एक सिंबल है कि ये टाइम है। इसमें हम इस टाइप से इसको प्रदर्शित किया गया है कि ये इस साइड में एक्स एक्सिस में आपके पास एक टाइम दिया गया है, आपके ट्रायल्स दिए गए हैं, प्रैक्टिसेस दिए गए हैं और इधर क्वांटिटी ऑफ लर्निंग दी गई है। जब हमारी लर्निंग की जो प्रोसेस होती है वो इस पॉइंट से शुरू होती है और वो लगातार, वो सीधे बराबर बढ़ती रहती है, सीधे एक स्ट्रेट लाइन में वो चलती रहती है। तो इस प्रकार का जो अधिगम होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन का, यानी सीधी रेखा का अधिगम हम इसको कह सकते हैं। इससे तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे हमारा समय बढ़ता है उसी के रूप में हमारी सीखने की प्रक्रिया भी हमारी बढ़ती रहती है। हमारी सीखने की जो मात्रा है वो बराबर, सपोज है 1 माह में हमने इस पॉइंट तक पढ़ा है तो 4 माह में, यानी कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हमारा समय बढ़ता रहता है वैसे वैसे हमारा क्या है, सीखने की जो प्रक्रिया है वो बराबर बढ़ती रहती है। हम टाइम के हिसाब से हमारा जो सीखने का जो एक क्रम है वो लगातार बढ़ता रहता है, वो कभी घटता नहीं है। अगर हम आज थोड़ा सीख रहे हैं तो कल हम उससे ज्यादा सीखेंगे, परसों हम उससे और ज्यादा सीखेंगे, नेक्स्ट डे हम और ज्यादा सीखेंगे। तो इस टाइप का जब सीखने की प्रक्रिया होती है जिसमें कि लगातार वृद्धि होती रहती है, कहीं पर भी वो कमी नहीं आती है, हम एक अनुपात में बराबर सीखते रहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन कर्व कहते हैं। नेक्स्ट इसमें है कॉन्वेक्स कर्व, कर्व ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स, यानी इसमें स्थिति ये होती है कि जब भी एक समय होता है, एक निश्चित समय में हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा सीखते हैं,
आप इस कर्व से आपको शो हो रहा होगा कि यहाँ पर ये कर्व यहाँ से उठ करके सीधे यहाँ तक चला गया है, यानी एक अपर लिमिट तक चला गया है। सीखने की जो मात्रा है वो टॉप तक चली गई और उसके बाद वो क्या है, डाउन हो रही। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसा हमने अभी अपने पीछे अभी हमने डिस्कशन किया है, जिसमें हमने देखा है कि फटीग का है और पनिशमेंट, बहुत सारी चीजें उसमें है कि बहुत सारे फैक्टर्स है कि जो कि लर्निंग की प्रोसेस को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो हमारी सीखने की जो प्रक्रिया है, यहां से यहां तक तो हमने क्या है, बहुत तेजी से सीखा, लेकिन उसके बाद एक टाइम पीरियड आया, हमारे सीखने की जो मात्रा है वो क्या है, कम होने लगी। तो धीरे धीरे क्या होती है, वो कम होती जाती है। तो जो फैक्टर्स हमने अभी पीछे डिस्कशन किए, वो फैक्टर क्या होते हैं इसमें बहुत ये इच्छा हो सकती है कि आपकी पढ़ने की इच्छा ना हो सकता है आपका एनवायरनमेंट अच्छा ना हो सकता है आपका मूड अच्छा ना हो सकता है आपका जो सब्जेक्ट मैटर है वो अच्छा ना हो सकता है आपके टीचिंग मेथड्स अच्छे ना हो सकता है उस समय की परिस्थितियां अच्छी ना हो टाइम अच्छा ना हो सकता है आपको वो विषय वस्तु ही ना अच्छी लगे। तो ये बहुत सारे कारण है जिन पे हम डिस्कशन कर चुके हैं, बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि हमारी जो क्वांटिटी है लर्निंग की उसको प्रभावित करते हैं। वो एक सीमा तक तो ऊपर जाती है, उसके बाद क्या है, वो नीचे को घटनी शुरू हो जाती है। इसके बाद कुछ नेक्स्ट है, वो है कॉन्केव कर्व। ये ठीक कॉन्वेक्स का अपोजिट है, इसको हम नतोदर भी कहते हैं, ऊपर की ओर बढ़ने वाला क्रम इसको हम कह सकते हैं। ये चीज है। इस स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पर सीखने की प्रक्रिया है वो पहले कम होती है, पहले क्या होती है, कम होती है और उसके बाद क्या है, वो ऊपर को बढ़ती हुई चली जाती है, कम होकर के वो ऊपर की ओर बढ़ती है। तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो क्या है, धीरे धीरे पहले वो कम होता है और उसमें एक अनुपात नहीं होता, जैसे हमने पहली वाली में देखा था जो स्ट्रेट लाइन था, उसमें हम समय के अनुसार लगातार बढ़ते रहते हैं, सीधे एक क्रम में बढ़ते रहते हैं। लेकिन कॉन्केव में क्या है, हम एक लिमिट के बाद क्या है, पहले कम होता है और धीरे धीरे क्या है, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ चला जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कॉम्बिनेशन टाइप कर्व। इसमें सीखने की जो प्रक्रिया है वो ट्रायल, प्रैक्टिस और टाइम के अकॉर्डिंग वो क्या है, जिगजैग होती रहती है, वो कभी कम होती है और कभी ज्यादा होती है। अब इस कर्व से आप इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई, एक लिमिट चली गई, यहाँ से एकदम से ऊपर चली गई, फिर और क्या है, वो नीचे डाउन होती चली जाती है। तो कॉम्बिनेशन टाइप में क्या है, वो कॉन्वेक्स और कॉन्केव का क्या है, मिश्रित रूप है। अधिगम की जो प्रक्रिया है वो कभी कम होती है और कभी ज्यादा होती है। ऐसी स्थिति होती है कि अभी आप थोड़ा सा सीख रहे हैं, हो सकता है उसके बाद आपके सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें डाउनफॉल आ जाए, फिर एकदम से वो इंक्रीज हो जाए, फिर दोबारा से डाउनफॉल हो जाए और फिर दोबारा से क्या है, वो इंक्रीज हो जाए। तो इस प्रकार की जो कर्व है वो भी जनरली क्या तरह के कैपेसिटेड है, एक कॉन्वेक्स है, कॉन्केव है और चौथा मिक्स टाइप का है। सीखने की जो प्रक्रिया है उनको हमने कर्व के द्वारा रिप्रेजेंट करने की भी कोशिश की। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लर्निंग, सीखने के प्रकार, कि सीखने के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। सीखने की जो प्रक्रिया है वो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। इसके जो टाइप्स है वो जनरली 3 टाइप्स हमने यहाँ पे शो किए हैं। एक है वर्बल लर्निंग, दूसरी है मोटर लर्निंग और तीसरी है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो पहली वाली जो वर्बल लर्निंग है वो टोटली जैसा अगर आप लोगों ने देखा होगा कि हम क्या है कि 2 तरह की क्रियाएं होती है। एक होती है कि हम सीखते हैं सैद्धांतिक रूप से, जैसा मैंने पहले बताया कि हमारे पास 3H का जो फॉर्मूला रहता है, हेड वाला जो कि डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है नॉलेज से, ज्ञान से जुड़ा हुआ होता है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट होता है जो कि इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है, हमारे मस्तिष्क को जो रिप्रेजेंट करता है। दूसरा होता है हमारा हार्ट, इमोशन वाला, और तीसरा होता है हमारा हैंड जो कि हमारा साइकोमोटर पार्ट होता है, जो कि हमारा कॉग्निटिव और जो साइकोमोटर पार्ट होता है जो कि क्रियात्मक पक्ष होता है। तो इसमें हमने 2 बातें रखी। तो वर्बल लर्निंग, हम कोई चीज सीख रहे हैं जिसमें कि जैसे हम कोई म्यूजिक सीख रहे हैं, हम कोई गाना सीख रहे हैं, हम कोई भाषण सीख रहे हैं, हम कोई कविता पाठ सीख रहे हैं, यानी वर्बल शाब्दिक रूप से हम लोग जो सीखते हैं, इस टाइप की सीखने की प्रक्रियाएं होती है। दूसरी होती है मोटर लर्निंग, जिसमें कि हमारा क्या होता है, जो हमारे शरीर के जो अंग है, वर्बल वाले में तो हमारे क्या होते हैं कि इमोशंस जो है, जो हेड वाला जो पार्ट है, इंटेलिजेंस वाला पार्ट है, वो ज्यादा प्रभावी रहता है। और दूसरे वाले में हमारे पास क्या होता है, मोटर लर्निंग में हमारे बॉडी के जो पार्ट्स है, हमारे हाथ पैर आदि, ये बहुत ज्यादा सकते हैं। जैसे डांस करना सीखना, ड्राइविंग करना सीखना, क्रिकेट खेलना सीखना, टीवी चलाना सीखना, तो इसमें हमारे जो शरीर के जो अंग है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और थर्ड वन है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, समस्या
जितनी भी हमारे पास वो किसी भी तरह की समस्या है, चाहे वो वर्बल लर्निंग की है, चाहे वो मोटर लर्निंग की है, इस टाइप की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग है, इसमें हम क्या है, इस तरह की जो प्रक्रिया है उनको सीखने का हम प्रयास करते हैं। तो ये लर्निंग की क्या है, डिफरेंट टाइप्स है। इसके बाद एक बहुत ही ये अच्छी चीज है और बहुत ही आपके लिए बहुत उपयोगी होगी कि टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल, कि पढ़ने की, सीखने की कौन कौन सी शैलियां हैं। इसमें 7 शैलियों को हमने डिस्कशन किया है। फर्स्ट वन इज फ्लेक्सिबल वर्सेस नॉन फ्लेक्सिबल, सेकंड वन इज इंडिविजुअल, नॉन इंडिविजुअल, विजुअल ओरल, फील्ड डिपेंडेंट, शॉर्ट अटेंशन स्पैन वर्सेस लॉन्ग अटेंशन। इसको भी आप ब्रीफ में समझ लें कि फ्लेक्सिबल वर्सेस नॉन फ्लेक्सिबल। देखिए, कुछ बच्चों का जब हम सीख रहे होते हैं, अधिगम की जो शैलियां हैं, सीखने के जो तरीके हैं, हम लोग सीख रहे होते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी परिस्थिति आती है। एक परिस्थिति ऐसी आती है कि हमारे अध्यापक क्लास में लेक्चर दे रहे हैं, कुछ बात कह रहे हैं और अधिकांश बच्चे होते हैं, आई थिंक कि 99% जो बच्चे होते हैं, जैसे अध्यापक महोदय कहते हैं, बच्चे क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बच्चों ने क्या, अगर अध्यापक ने कहा कि बेटा कि दशरथ के सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था, तो बच्चों को लगा कि हाँ, गुरुजी कह रहे हैं भरत है तो भरत ही ठीक है। वो उसको एज इट इज क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके सामने गुरुजी के विरोध करने की उनके अंदर क्षमता नहीं होती है। वो जते हुए भी कि गुरुजी हो सकता है यहाँ पर गलत है, लेकिन वो क्या है, अपनी अभिव्यक्ति करने में नाकाम रहते हैं। वो अपनी बात को गुरुजी के सामने रखने में अक्षम रहते हैं, वो नहीं बोल पाते हैं। तो इस टाइप का जिनका नेचर होता है, यानी मेरा कहने का आशय यह है कि सीखने की जो इस टाइप की विधि है, जो कि किसी भी चीज को जो सिखाने वाला है उनकी बात को एज इट इज 100% एक्वायर कर लेते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं नॉन फ्लेक्सिबल टाइप का, नॉन फ्लेक्सिबल लर्निंग स्टाइल। कि जो किसी भी बात को, किसी की भी बात को क्या है, उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं नॉन फ्लेक्सिबल टाइप की लर्निंग स्टाइल। ठीक इसके अपोजिट फ्लेक्सिबल टाइप की है, जो कि दूसरों की बातों को, सिखाने वाली बातों को क्या है, सीधे सीधे स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, उसमें चेंज करते हैं। उनको कहीं पर लगता है कि ये बात गलत है तो उस बात को क्या वो इंप्रूव करवाते हैं और अपनी अभिव्यक्ति भी करते हैं कि ये चीज सही नहीं है बल्कि दूसरी वाली चीज सही है। तो इस टाइप का जिनका नेचर होता है उसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल लर्निंग स्टाइल। नेक्स्ट, इंडिविजुअल वर्सेस नॉन इंडिविजुअल। आपने कई बच्चों को देखा होगा कि सीखने के लिए वो ये चाहते कि मैं अकेला रहूं, उनकी अकेले सीखने की आदत होती है। कोई भी काम करने की उनको, वो अकेला बैठ करके काम करना पसंद करते हैं, ड्राइंग करना पसंद करते हैं, पेंटिंग करना पसंद करते हैं। घूमना भी अगर वो जाना चाह रहे हैं तो वो अकेला घूमना चाह रहे हैं। वो अगर उनको घर बैठ कर स्टडी करनी है तो अपने पेरेंट्स को कहते हैं आप दूसरे कमरे में चले जाइए, मुझे इस कमरे में स्टडी करनी है, तो अकेले बैठ करके क्या करते हैं, वो स्टडी करते हैं। इस टाइप को जिनको सीखने की प्रक्रिया होती है, जिनका इस टाइप का नेचर होता है, उनको हम कहते हैं इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल। इसका अपोजिट है नॉन इंडिविजुअल। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके भले से जो ना आप अध्ययन कर रहे हैं, 4 लोग बैठे हुए हैं, 5 लोग बैठे हुए हैं, वो किसी के साथ बैठ करके भी काम करने को तैयार हो जाते हैं, सीखने की प्रक्रिया को तैयार हो जाते हैं। बल्कि उनका नेचर इस टाइप का होता है कि अगर वो किसी काम को कर रहे हैं तो वो अकेला महसूस करते हैं, वो अपने अन्य साथियों को, दूसरे साथियों को बुला लेते हैं कि आप भी बैठिए, मेरे सामने ये समस्या है, इस समस्या को सॉल्व करना है, हमको इस काम को करना है। ठीक है, दूसरे लोगों के साथ मिलकर के काम करना पसंद करते हैं, वो नॉन इंडिविजुअल कहलाते हैं, और जो अकेला काम करना पसंद करते हैं वो इंडिविजुअल कहलाते हैं। इसी ढंग से विजुअल लर्निंग स्टाइल। विजुअल लर्निंग स्टाइल सीधा सा जैसा इसका कंसेप्ट है इसके क्लियर से, यानी देखने के माध्यम से। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो कि देख करके ज्यादा सीखते हैं। टीवी चल रहा है, अन्य मूवीज चल रही है, कुछ गेम शो हो रहे हैं, तो बच्चा क्या करता है कि उसको जैसा देखता है वो ऐसा ही उसको क्या करता है, सीख लेता है। तो जिन बच्चों की इस टाइप की प्रवृत्ति रहती है, जो देख करके ज्यादा अच्छा सीखते हैं, उनको हम कहते हैं विजुअल टाइप लर्निंग स्टाइल। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सुन करके ज्यादा पसंद करते हैं सीखना। उनको ये कि उन्होंने कहीं पर कुछ सुन लिया, कोई उन्होंने किसी की बात को, उन्होंने कोई भाषण सुना है, कोई लेक्चर सुना है, कोई डिस्कशन उन्होंने सुना है, या कोई न्यूज सुनी है उन्होंने, तो वो उसको भली भांति क्या है उसको याद कराते हैं। तो इस टाइप का जिनका नेचर होता है उनको हम कहते हैं ओरल टाइप की लर्निंग स्टाइल। दूसरी बात, फील्ड डिपेंडेंट वर्सेस फील्ड इंडिपेंडेंट। फील्ड डिपेंडेंट टाइप का जो नेचर होता है, इस टाइप के आपने कुछ बच्चों को देखा होगा, उनका पढ़ने का क्या होता है, क्राइटेरिया होता है। वो अपने लिए पहले फील्ड तैयार कर लेते हैं। फील्ड मींस वो अपना एक सिलेबस फिक्स कर लेते हैं। उन्होंने तय किया है कि मंडे को मुझे एक चैप्टर तैयार करना है, तो वो उस स्ट्रक्चर को तैयार कर देते हैं, एक बाउंडेशन लगा देते हैं कि आज मुझे एक चैप्टर तैयार करना है, तो वो उसको ही याद करेंगे, उसको ही लर्न करेंगे, उसका ही अध्ययन करेंगे, उस पर ही डिस्कशन करेंगे। इस टाइप का जिनका नेचर होता है, इस टाइप की जो लर्निंग स्टाइल होती है, वो होती है फील्ड डिपेंडेंट।
यानी आप पहले से अपने लिए एक फील्ड तैयार कर देते हैं, क्राइटेरिया तैयार कर देते हैं कि मुझे आज इस विषय पर अध्ययन करना है और इतनी यूनिट को मुझे आज कंप्लीट करना है। उन्होंने अपने लिए फील्ड तैयार कर लिया है। तो जिन बच्चों का इस टाइप का नेचर होता है, इस टाइप से जो सीखते हैं, उनको हम कहते हैं फील्ड डिपेंडेंट लर्निंग स्टाइल। और कुछ का नेचर ये होता है कि आपने पूरी किताब खोल दी है, आपने 1 से शुरू किया है, आप जहां तक पहुंच पाए, आप 10 तक पहुंच जाए, आप 99 तक पहुंच जाए, आप 100 तक पहुंच जाए। जितना आप पढ़ पाते हैं, जितना आपका समय है, जब तक आपकी इच्छा हो रही है, जब तक आपका इंटरेस्ट बना हुआ है, जब तक आपको पढ़ने में कंफर्टेबल हो रहा है, तब तक आप पढ़ते रहते हो सकता है इस बीच में आपके 2 चैप्टर पूरे हो जाए, हो सकता है इस बीच में आपके 4 चैप्टर पूरे हो जाए। तो आपका अध्ययन इस टाइप से, कुछ बच्चों का नेचर इस टाइप से अध्ययन करने को होता है। इनको हम कहते हैं फील्ड इंडिपेंडेंट, यानी अपने लिए कोई फील्ड तैयार नहीं करते हैं, फील्ड में जहां तक दौड़ सके वहां तक दौड़ने की कोशिश करते हैं। पूरे दिन में जितना पढ़ पाए उतना ही अच्छा रहता है। जिनका इस टाइप का नेचर होता है उनको कहते हैं फील्ड इंडिपेंडेंट लर्निंग स्टाइल। नेक्स्ट है शॉर्ट अटेंशन स्पान वर्सेस लॉन्ग अटेंशन स्पान। कुछ बच्चे हैं कि शॉर्ट अटेंशन स्पान में कम समय तक पढ़ना, एक छोटा सा स्पान रहता है उनका। उन बच्चों का नेचर क्या होता है, जिनकी इस टाइप की प्रवृत्ति होती है, वो आधा घंटा पढ़ेंगे, उसके बाद वो थोड़ा सा घूमने चले जाएंगे, फिर आधा घंटा पढ़ेंगे, तो उसके बाद टीवी देखने लग जाएंगे, फिर आधा घंटा पढ़ेंगे, फिर खेलने लग जाएंगे, आधा घंटा पढ़ेंगे, कुछ और काम करने लग जाएंगे। यानी उनकी बैठने की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम रहती है। वो बमुश्किल आधा घंटा या 1 घंटा स्टडी कर पाते हैं, उसके बाद वो अपने दूसरे कामों में लग जाते हैं। तो उनका बैठने का जो स्पान है वो बड़ा शॉर्ट रहता है, यानी वो टुकड़ों टुकड़ों में बैठ करके अपना अध्ययन करते हैं। तो इस टाइप की जिनकी प्रवृत्ति होती है, इस टाइप का जो लर्निंग स्टाइल है, उसको हम कहते हैं शॉर्ट अटेंशन स्पान, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में अध्ययन करना। नेक्स्ट है लॉन्ग अटेंशन स्पान, यानी लंबा अटेंशन। आप बहुत लंबे समय तक अटेंशन दे सकते हैं, बहुत लंबे समय तक आप अटेंटिव रह सकते हैं, लंबे समय तक आप अपने मन को एकाग्रचित्त कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे कि वो सुबह 10 बजे बैठने के लिए पढ़े, पता चल रहा है कि रात का 4 बज गया है, 5 बज गया है, वो अध्ययन में अपने जुटे हुए हैं। उनको खाने का होश नहीं है, उनको पीने का होश नहीं है, उनको ये ध्यान नहीं कि हमारे घर पे कौन आ रहा है, हमें किसी से मिलने जाना है, कोई दूसरे काम करने हैं। तो जिन बच्चों की इस टाइप के अध्ययन करने की प्रवृत्ति होती है, अधिगम की जिनकी ऐसी प्रवृत्ति होती है, उनको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग अटेंशन स्पान वाली लर्निंग स्टाइल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मोटिवेशन सेंटर्ड वर्सेस मोटिवेशन नॉन सेंटर्ड। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनको जब तक पढ़ने के लिए मोटिवेट ना किया जाए तब तक वो क्या है, अध्ययन नहीं करते। यानी जो बच्चे मोटिवेट होकर के अध्ययन करते हैं, मोटिवेशन सेंटर्ड है, उनको ये लगता है, आपने देखा होगा कि अधिकांश बच्चे जब आपका एग्जामिनेशन की डेट फिक्स हो जाती है, एक शेड्यूल तय हो गया है कि आपका शेड्यूल तय हो गया है कि आपका 25 फरवरी से आपका एग्जामिनेशन होना है, तो जाकर के बच्चा 20 तारीख को बैठ करके अध्ययन करना शुरू करता है, क्योंकि उसके सामने एक टास्क हो गया है, वो मोटिवेट हो रहा है 25 फरवरी से, उसके सामने एग्जामिनेशन का शेड्यूल आ गया है और उसने तय कर लिया है कि अब मुझे उस शेड्यूल में एग्जाम में बैठना है, इसलिए वो उससे मोटिवेट होकर के ही क्या कर रहा है, अध्ययन कर रहा है। वो तभी पढ़ पाता है। तब तक आप उनको कितना ही कह दीजिए, कितना ही समझा दीजिए, उनको सीखने की प्रवृत्ति उनके अंदर जागती ही नहीं है। अगर आप किसी बच्चे को ये कह दीजिए कि बेटा हम जो है ना आपको ये गिफ्ट देंगे और आप हमें क्या है आज ये टास्क कंप्लीट करके दिखाइए, तो वो क्या होगा, उस चीज से मोटिवेट होगा। तो इस टाइप की जिनकी सीखने की प्रवृत्ति होती है उनको हम कहते हैं मोटिवेशन सेंटर्ड लर्निंग स्टाइल। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको किसी चीज की मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उनकी एक जिज्ञासा रहती है, उनकी सीखने की एक ललक रहती है, सीखने की तत्परता रहती है, वो बिना किसी मोटिवेशन के स्वतः ही, अधिकांश बच्चे होते हैं सुबह 4 बजे उठते हैं, उनका एक डेली शेड्यूल बन गया है कि सुबह 4 बजे उठ करके मुझे अध्ययन करना है, वो 4 बजे करके अपना स्टडी में लग जाते हैं और जब तक उनकी इच्छा होती है तब तक वो पढ़ते रहते हैं। उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि मुझे इसके बदले कोई रिवार्ड मिलेगा, मुझे कोई गिफ्ट मिलेगा, मुझे कोई इंसेंटिव्स मिलेंगे, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। तो इस टाइप की जिनकी सीखने की प्रवृत्ति होती है उनको हम कहते हैं मोटिवेशन नॉन सेंटर्ड लर्निंग स्टाइल। और इसके बाद है इन्वायरमेंटल ओरिएंटेड वर्सेस इन्वायरमेंटली फ्री। ये भी लर्निंग का एक तरीका, लर्निंग स्टाइल का एक तरीका है। इन्वायरमेंटल ओरिएंटेड मीन्स कि आप क्या है, वातावरण से आप प्रभावित हो रहे हैं। आपने कई बच्चों को देखा होगा कि वो बच्चे बिल्कुल अगर वो पढ़ रहे हैं तो वो बिल्कुल उनका ये रहता है कि नहीं, अपने मम्मी पापा सबको कहेंगे आप यहाँ बात मत करिए, मेरा डिस्टर्ब हो रहा है, कोई आ रहा है आप यहाँ मत आइए, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। किसी ने उनको बीच में कॉल कर दिया कि आप नहीं, है ना, कोई शोरगुल हो रहा है, विद्यालय में नहीं पढ़ पाते हैं, खुले वातावरण में नहीं पढ़, उनको एकांत प्रवृत्ति में पढ़ने की आदत होती है। तो जिन बच्चों की इस टाइप की आदत होती है उनको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल ओरिएंटेड, यानी वो इन्वायरमेंट से जुड़े हुए रहते हैं, ओरिएंट रहते हैं। कई बच्चे आप देखोगे कि वो गर्मी में नहीं पढ़ पाते,
कई बच्चे ऐसे वो सर्दी में नहीं पढ़ पाते हैं, कई बच्चे ऐसे ठंड में नहीं पढ़ पाते हैं। तो बहुत सारी स्थितियां ऐसी होती है, जो वातावरण है वो आपके शिक्षण को प्रभावित कर रहा है, आपके अधिगम को प्रभावित कर रहा है। तो जो भी बच्चे वातावरण से प्रभावित होकर के अपना अधिगम करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल ओरिएंटेड लर्निंग स्टाइल। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि आप उनको भीड़ में बैठा दीजिए, वो वहीं पर अपना अध्ययन करेंगे। टीवी चल रहा है, टेप रिकॉर्डर चल रहा है, म्यूजिक सिस्टम चल रहा है, लोग बातें कर रहे हैं, पेरेंट्स गप्पे कर रहे हैं, उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपना अध्ययन कर रहे हैं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, वो शोरगुल में भी पढ़ने को तैयार है। तो इस टाइप का जिनका नेचर होता है, उसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल फ्री लर्निंग स्टाइल। तो प्रिय छात्रों, आज आपने लर्निंग स्टाइल के जो डिफरेंट टाइप्स है, लर्निंग स्टाइल की जो विशेषताएं हैं, उन सब पर हमने डिस्कशन किया। और इसके साथ ही हमारा जो आज का प्रकरण है यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स सभी लोगों को।